अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और हेल्थ एंड एजुकेशन में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि ऑथर हैं 2 बुक्स के और अपनी फील्ड में महारत से काम कर रहे हैं। डॉक्टर नोमान रफ़ी, इनका ताल्लुक नारोवाल से है, ज़िला नारोवाल से। समड़याल में ये अपनी जो है एज अ फिजिशियन काम कर रहे हैं। इसके अलावा एज असिस्टेंट प्रोफेसर सारा मेडिकल कॉलेज में ज़िला नारोवाल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनका जो है डिटेल इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। मैं आज सर आपको बहुत वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। काइंडली हमारे नाजरीन को अपना डिटेल में अपना तारुफ करवा दीजिए ताकि वो जान सकें कि आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर ज़ैनब। बहुत शुक्रिया आपके इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन का। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा ने जब हमें हेल्थ इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया तो ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा नोबल कॉज कर रही हैं। मैं इनको सोशल मीडिया पे बड़ा फॉलो करता हूँ और इट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग टूल नाउ डेज इन मेडिसिन एज वेल कि जिस पे हम अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहबा का एक वन ऑफ द वेलनरेबल और बड़ा नोबल पेज है इन मेडिकल कम्युनिटी। तो डॉक्टर साहबा ने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए ये ऑनर है एंड थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा, मैं छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बाद दोबारा करवाना चाहूँगा। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और आई बिलोंग टू वजीराबाद एंड तहसील समड़याल में हम मेरी प्रैक्टिस भी है। तो बेसिकली जो मेरी ज़ाती स्पेशलिटी और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ डायबिटीज़। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स के बाद जो है उसमें बहुत सारे डिप्लोमास करने की और बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स करने की, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हैं वो मैंने अटेंड की हैं। और स्पेशली जो बहुत सारा निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द डायबिटीज़ है जैसे कि डायबिटिक फुट केयर है या रेटिनोपैथी है या जो अर्ली चेंजेस ऑफ नेफ्रोपैथी है, जो अर्ली चेंजेस है जो मिस हो जाती हैं, तो हमने उन पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा काम करने की यहाँ पे कोशिश की है इन छोटे शहरों में। और मेरी ये कोशिश भी यही रही है कि मेरे चूंकि मैं आई बिलोंग टू सम स्मॉल सिटीज़ नॉट द हेडक्वार्टर्स, तो मेरी कोशिश ये है कि जो पेरिफेरी के पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा निगलेक्ट होते हैं अर्ली अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज में, जहां पे उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, जहां पे उनकी मैनेजमेंट भी पॉसिबल है, तो हम उस फेज ऑफ डिजीज को फोकस करें और उस फेज ऑफ डिजीज को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करें ऑन अ पेरिफेरी लेवल। क्योंकि आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो हेल्थ सिस्टम इतना बेहतर नहीं था पेरिफेरल एरियाज में। लोगों को बड़े शहर में जाना पड़ता था, लोगों को टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। एटलीस्ट जो हमारे करीब 3 टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि लाहौर में थे, जैसे कि पिंडी में थे, तो अब वो माशाल्लाह टिकल डाउन हो रहा है नीचे की तरफ और छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स की डिप्लॉयमेंट्स के बाद। तो इसमें फिर हमने इनिशिएटिव लिया। सिंस लास्ट 5 years आई एम रनिंग द डायबिटिक क्लिनिक इन डिफरेंट सिटीज़। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज़ की एजुकेशन की वजह से, जिसमें कि देखें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं मैडम। जब भी हम किसी डायबिटिक पेशेंट को गाइड करते हैं तो उसकी लाइफ के 3 बेसिक पार्ट्स बन जाते हैं। एक उसकी लाइफस्टाइल है कि वो जिंदा कैसे है, काम कितना करता है, एक्सरसाइज कितनी करता है, उसकी डेली फटीग कितनी है, उसकी डेली एक्टिविटीज कैसी हैं। और दूसरी चीज उसकी डाइट मॉडिफिकेशन है कि वो डाइट में क्या लेता है क्या नहीं लेता। मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं डॉक्टर अफान कैसर साहब, वो आजकल डाइट के ऊपर, समोसा के ऊपर एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहरीक शुरू की हुई है। तो इस जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो जी हम बिल्कुल। देखते हैं और हम उन्हें नोट भी करते रहते हैं और उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। ही इज़ वन ऑफ द जीनियस, मेडिकल जीनियस। मैं हमेशा अफान को कहता हूँ कि यू आर वन ऑफ द मेडिकल जीनियस। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली है हमारे माशरे में डाइट को लेके। थर्डली मेडिकेशन हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हैं जो कि डाइट और आपकी मेडिकेशंस को लेके हमारे माशरे में है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमने इस पे काम करना शुरू किया है, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया है, लोगों को बताना शुरू किया है, तो अब बहुत से लोग अवेयरनेस पे आ गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम चूंकि छोटे शहर में प्रैक्टिस करते हैं, पेरिफेरी में प्रैक्टिस करते हैं, हमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम आती है वो लोगों को इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन पे आती है कि हम पेशेंट को जब इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन शुरू करना चाहते हैं या हम ऐड करना चाहते हैं इंसुलिन, तो बहुत सारी सोशल टैबूज हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी मिथ्स हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी जो अनएक्सप्लेन्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। मसलन 5-7 मशहूर मशहूर चीजें आपको बताता हूँ।
हमें सुनने को मिलता है कि जी जो इंसुलिन लगाता है डॉक्टर साहब ਉਹਦੇ गुर्दे खराब हो जाते हैं। हमें ये सुनने को मिलता है डॉक्टर साहब है ते आखिरी इलाज है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਾ ਲੈ। डॉक्टर साहब मेरे चाचा जी ने इंसुलिन लाई सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਾਸ਼ कराने पै गए। डॉक्टर साहब एक बार इंसुलिन ला लो तो फिर मन तक लानी पैंदी है। मतलब आप ये देखेंगे इतनी ज्यादा मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे मुआशरे में फैला दी गई हैं कि हमें बहुत ज्यादा टाइम पेशेंट को काउंसल करने में और उसको समझाने में लग जाता है कि देखें ये आपके लिए जरूरी क्यों है। जो चीज आपके जिस्म में खत्म हो गई थी, अल्लाह ने जो भर के भेजी थी, अब वो खत्म हो गई है, अब हमें उसको रिप्लेस करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपकी बाइक में या गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप उसे रीफिल कराते हैं। आपकी बॉडी में एक टैंक है जिसका नाम पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन बनाता है और आज वो टैंक अब थोड़ा कम इंसुलिन बना रहा है तो आपको इंसुलिन बाहर से लेनी है। ये सारी चीजें बताने में समझाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया पर्सन लाइक यू, आप जैसे लोग जो कि मीडिया में बहुत काम कर रहे हैं मेडिकेशन में, आपकी वजह से हमें समझाने में बहुत आसानी हो जाती है। जब हम ये पैगाम सोशल मीडिया पे देते हैं, जब हम ये पैगाम आर्टिकल्स में लिखते हैं, जब हम ये पैगाम न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, तो उससे बहुत सारा लोगों को समझाना आसान हो जाता है, डिबेट आसान हो जाती है और फिर एक डिबेट इनिशिएट हो जाती है कि जैसे लोग फिर पूछते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं और फिर हमें अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करने में और टुवर्ड्स दी बेटर आउटकम लेने में हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इस तरह के फोरम्स बना के बहुत ज्यादा एजुकेट कर रहे हैं। दूसरा असल प्रॉब्लम मैडम हमारी सोसाइटी का लिटरेसी रेट है। हम लोगों का लिटरेसी रेट बहुत कम है। हम लोग किसी भी चीज को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं जबकि दुनिया बहुत आगे निकल गई होती है। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा डॉक्टर साहबा। 17 नवंबर 2022 को एफडीए ने एक ड्रग टेप्लोजिमैब अप्रूव की है टाइप 1 डायबिटिक के लिए, जो कि प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज हो सकेगी। ये एक एंटी इम्यूनिटी दवाई है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगी और चूंकि आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होती है, तो ये डिले करती है 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक की डायबिटीज की टाइप 1 टाइप को। अच्छा, मैंने इस पे तकरीबन कोई 19 तारीख को एक वीलॉग बना के अपने पेज पे और बहुत सारे मीडिया में शेयर किया। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, मेरे बहुत सारे पेशेंट ने उसे देखा, लेकिन आप ये देखें कि उसी के मुकाबले में एक छोटे से अखबार ने खबर ये लिखी कि जी दवाई आ गई है शुगर दी और इस दवाई ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 3 साल तक किसी ਨੂੰ शुगर नहीं होगी। इसमें टाइप 1 का जिक्र नहीं है। हाँ तो जी, लोगों ये ने मैंने वो मुझे कॉपी पेस्ट करके, ये मैंने आपने भी देखा देखा। होगा जी, आप यकीन हाँ कीजिए मेरा इनबॉक्स भर गया, लोगों ने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए, मेरी फैमिली मेंबर्स ने, मेरे दोस्तों ने, और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये बात तो मैंने की नहीं है और ये बात झूठ है। मतलब आप मीडिया पर्सन जो होते हैं, हमारे कोलीग होते हैं, वो जाहिर बात है वो साइंटिफिक नहीं है, वो शुगर को नहीं समझते। उन्होंने जो खबर चलाई है वो बेसिकली बेसलेस है, वो टाइप 2 पे नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा वो वायरल हो गई कि मुझे ये समझ नहीं आई कि यार हमारा काम जो हम इतना करते हैं वो वायरल नहीं होता, लेकिन एक नॉन साइंटिफिक चीज वायरल हो जाती है और उसकी वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं इतना अच्छा, हम साइंस को इतना अच्छा नहीं समझते, हम मिथ्स पे बिलीव करते हैं, हम हकीमों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, हम अपने होम्योपैथ्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं, हम उन पेशेंट्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं जिनको हमसे पहले शुगर हो गई थी, हम उनकी बात ज्यादा सुन हाँ लेते जी, हैं डॉक्टर की निस्बत। और ये हर फील्ड में है, ये मेरी फील्ड में भी नहीं है, ये गायनी में भी ऐसा ही होगा, ये डर्मेटोलॉजी में भी ऐसा ही होगा, ये सर्जरी में भी ऐसा ही होगा, ये हर जगह पे ऐसा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। सही सही, बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये कि सर जिस तरह आप इन चीज़ों को देखते हैं, आपने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया है, तो पब्लिक हेल्थ इश्यूज आपके सामने हैं सारे और ये जी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जी कैसे देखते हैं एज अ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कि ये जो इतने सारे हमारे पब्लिक इश्यूज हैं, इनको अगर हम एक सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल पे ही अगर हम इनको ले आए लोगों को, तो कितनी बीमारियों से प्रिवेंशन हो सकती है, कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारी आवाम को कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे आप शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, मोटापा, जिगर के अमराज इनसे बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम सबको अपना एहतसाब करना पड़ेगा और मुहासबा करना पड़ेगा। आप ये देखें कि दुनिया में 210 मुल्कों में से इस टाइम पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो है वो 148वें नंबर पे था पिछले साल। अभी मैंने लेटेस्ट नहीं देखा, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। हम 148वें नंबर पे थे दुनिया में हेल्थ में।
अच्छा, मजे की बात ये है कि दुनिया के इस टाइम 8-10 मुल्कों में जंगें चल रही हैं, और जहां जंग चलती है वहां पे हेल्थ हमेशा नीचे आ जाती है। तो आप उनको माइनस कर दें तो आप ये देखें कि हम 200 में से 150 में बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। ये तो लेवल है हमारी हेल्थ प्रोवाइडर सिस्टम का। तो आप अब ये खुद अंदाजा लगा लें कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। अच्छा, अब दूसरा डायलेमा हमारे साथ क्या है? दूसरा डायलेमा ये है मैडम कि हम एक बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत है, 23 करोड़ की बिल्कुल आवाम। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में टॉप 6 कंट्रीज में से है जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब इतना बड़ा मुल्क हो, 23 करोड़ की आवाम हो, और हेल्थ स्टैंडर्ड ये हो कि हम दुनिया में 148वें नंबर पे थे पिछले साल तक। मुझे नहीं पता अभी वो गिरा है कि बढ़ा है, तो अब मेरा ख्याल है कि मतलब मैं आई बिलीव कि शायद वो नीचे ही गया होगा। अब हेल्थ स्टेटस जो है, हेल्थ स्टेटस ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, ये हर फर्द की फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है जो बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है हर बंदे को। अच्छा, अब इसमें मैडम जी मैं ये सोचता हूँ, बीइंग ए मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, कि ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ अपनी नहीं, जिम्मेदारियां जरूर हैं। आई बिलीव इन दैट कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीजों के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को फोकस करते हैं कि जो उनके लेवल की होती है। तो मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा काम भी है जो इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, जो सोसाइटी के लेवल पे होना चाहिए, जो ग्रुप बेस्ड होना चाहिए, जो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, इसके लिए अब एक तो इंडिविजुअल हेल्थ है, हर बंदे को अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न होना पड़ेगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस को या बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की को चाहते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की प्रोग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। अगर एक हेल्दी नेशन है, लोग यस सेहतमंद हैं, माए सेहतमंद बच्चे पैदा कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो हेल्दी पैदा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होती है, पाकिस्तान की फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाती, तो ये जाहिरी बात है कि ये सारे का सारा सिस्टम बेहतर होने से क्या होगा? आपकी बर्डन ऑफ कॉस्ट कम होगा। अगर एक औरत हेल्दी है और वो हेल्दी प्रेगनेंसी करती है तो उसकी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, हमें उस पर खर्चा कम करना पड़ेगा। और अगर आप हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं, हर किस्म के बिल्कुल ऑपरेशन से गुजरते हैं, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है एक इकोनॉमिकली बड़ा वीक कंट्री है, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें हेल्थ की प्रिवेंटिव मेजर्स पहले लेनी बिल्कुल पड़ेंगी मैडम। अच्छा, इसके अब जो स्टेप्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल से सही शुरू करते हैं। इंडिविजुअली मुझे ये कंसर्न होना चाहिए कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इसके लिए नंबर 1 इज माय पर्सनल एक्सरसाइजेस, जिसके लिए जो बीइंग ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं रिकमेंड करता हूं कि 30 मिनट्स पर डे और एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो आपने अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करनी है। चाहे वो पेशेंट एल्डर है, चाहे वो पेशेंट यंग है, चाहे वो एजेड है, चाहे वो किसी फीमेल भी है, किसी भी एज वाले बच्चे को आपने, किसी भी बंदे को आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने 30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट 5 डेज अ वीक ये लाजमी करना है। ये काम पहला, ये इंडिविजुअल। अच्छा, अब पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट ओबीस है तो आप उसको ट्रेडमिल नहीं करवा सकते, उसके घुटने भी देखने हैं आपने, तो ये इंडिविजुअल बेस है, ये आपका डॉक्टर बताएगा या आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। लेकिन आपका पहला कंसर्न ये है कि आपने एक्सरसाइजेस करनी है इंडिविजुअली। दूसरी चीज इंडिविजुअली जो आपने देखनी है वो अपनी डाइट हैबिट्स है। और इस पे आजकल बहुत सारे डाइटिशियंस को मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो डाइटिशियंस हैं वो हमें गाइड भी करते हैं, वो हमें बताते हैं कि फैट्स वाली फूड्स कौन सी हैं, वो हमें बताते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली कौन सी चीजें हैं। मैं मोटी मोटी चीजें आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि बहुत ज्यादा रोटी, चावल, आलू, ये चीजें वो हैं जो फैट क्रिएट करती हैं, अच्छा कार्बोहाइड्रेट सॉरी। तो आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रखना है अपनी फूड में, तो रोटी, चावल, आलू, चीनी, इन चीजों को कम से कम यूज करें अगर आप हेल्थी हैं तो। इफ यू आर डायबिटिक तो फिर तो सर्टेनली आपको कम करना है, और वो बहुत ज्यादा लेवल पे कम करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी फूड के अंदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं मैडम, ये चीजें आपने ऐड करनी है। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है। थर्डली आपने जो चीज करनी है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, वो आपकी बॉडी का रेस्ट है। यू सी, आपकी बॉडी को एटलीस्ट 7 आवर्स अ डे की साउंड स्लीप चाहिए। साउंड स्लीप से मुराद ये है कि आपने वो वाला साइकिल सर्केडियन रिदम का उसको देना है जिसमें आपकी हार्मोन रिलीज या रेम स्लीप अच्छी हो। अच्छा, ये स्लीप आपको मिलेगी अगर आप रात 10 बजे सोएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे। नॉर्मली हमारा साइकिल क्या है, हम 12-1 बजे सोते हैं
और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। लेट तो इस दौरान आपकी बिल्कुल ऐसे हार्मोनल सर्ज, आपकी हार्मोनल रिलीज, आपका पिट्यूटरी सर्कल डिस्टर्ब रहता है मैडम। तो हमारा प्रॉब्लम है कि सर्केडियन हमें रिदम खराब हो गया। खराब हो गया। हमने अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि भाई 10 सवा 10 आपने सोना है, हर सूरत सोना है, और यू हैव टू वेक अप 7 AM एटलीस्ट। उससे पहले मतलब मजहबी लिहाज से देखा जाए तो उससे पहले, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, ये 3 चीजें आपकी इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत जरूरी हैं। अब आप आ जाए कम्युनिटी लेवल पे, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो मुझे अब सबसे ज्यादा मैं एडवोकेट करता हूं, या मैं जो रौला डाल रहा हूं आजकल अपने अपने सोशल मीडिया पे भी, आपके तवज्जो से भी मैं करूंगा। आप मुझे ये बताएं मैडम, आपके शहर में कितने प्ले ग्राउंड हैं इस टाइम? आप बहावलपुर की बात मुझे बताएं, फिर मैं आपको वजीराबाद की बताऊंगा। सर जो जो मेरे नॉलेज में है वो टोटल 8 से 10 है। अब आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट की, बहुत और बड़ा उसमें सिर्फ 8 प्ले ग्राउंड है। अच्छा, अब डेलमा क्या हुआ कि तमाम के तमाम प्ले ग्राउंड जो आज से 20 साल पहले मौजूद थे, आपने उन पे हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, आपने उन पे प्लाजास खड़े कर दिए, आपने उन पे शॉपिंग सेंटर्स बना दिए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मैं नौजवान को बोलूं कि भाई जनाब जाके खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, वो कहाँ खेलेगा? अब यहाँ पर कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी के बड़े लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बल्दिया वालों को, आपके चेयरमैन जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, जो लॉर्ड मेयर्स हैं, यहाँ पे अब उनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। दे हैव टू प्रोवाइड पार्क्स, दे हैव टू प्रोवाइड आवर, हमें स्पोर्ट्स के लिए कोई कॉम्प्लेक्सेस, हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें जहाँ पे हम अपनी, अच्छा एक तरफ हम रोना रोते हैं कि जी हमारी कौम में आइस का इस्तेमाल बढ़ गया, हमारी कौम में नारकोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ गया, और ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है कि यूनिवर्सिटीज के बाहर जो बहुत ज्यादा नशे की चीजें बिक रही हैं उसको रोका जाए। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आप यकीन कीजिए कि इसको रोकने का बेहतरीन तरीका जस्ट स्पोर्ट्स है। आप बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज कर दें, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं जी हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरी जिम्मेदारी मैडम आ जाती है स्कूल्स की। आप मुझे भी अच्छा प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, जो टॉप रैंकिंग के हैं, क्या उनके पास एडिक्वेट खेलने का प्लेग्राउंड मौजूद है? नहीं है, 80% के बाद नहीं है। उन्होंने बिल्डिंग्स किराए पे ली हैं, वो 3-3 मंजिला बिल्डिंग है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट्स को पहले दूसरी तीसरी मंजिल में अडॉप्ट कर लेते हैं, और प्लेग्राउंड है या नहीं है, या नाम ने छोटा सा प्लेग्राउंड है। तीसरी बात, फिजिकल थेरेपी का टीचर रखना स्कूलों में, मेरा ख्याल है अब तो वो रिवाज ही खत्म हो गया। देयर आर नो फिजिकल ट्रेनिंग्स, और उसमें एक बड़ी वजह जो है वो नंबरों की दौड़ है। हम अपने बच्चे को स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बच्चे के नंबर 90% से ऊपर आने चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता बच्चे की सेहत कैसी है। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री इन दिस वर्ल्ड जिसके नौजवानों को, यंगस्टर्स को डायबिटीज हो रही है। और ये सबसे अलार्मिंग चीज है। बीइंग ए डायबिटिक स्पेशलिस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मुल्क के नौजवानों को डायबिटीज हो रही है। अगर उनको 30 साल की उम्र में डायबिटीज होगी तो खुदा न खास्ता 52-53 साल की उम्र में जाते जाते वो अपने किडनीज को अफेक्ट कर लेंगे। और 52-53 साल का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट्स के हेड, आपके बैंक के मैनेजर्स, आपकी आर्मी का कर्नल, आपका कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार, हॉस्पिटल का कोई प्रोफेसर इस उम्र में बीमार होगा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तजुर्बा की, वो उस उम्र में बीमार हो जाएगा। और अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो इसका मतलब है पाकिस्तान इज नॉट प्रोग्रेसिंग, इसका मतलब है पाकिस्तान इज कॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये चीजें मैडम हमें देखनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी है। दूसरा, कम्युनिटी की जिम्मेदारियां हैं, कम्युनिटी की जिम्मेदारियां हमें मिल के करनी पड़ेंगी। उसमें स्टेक होल्डर्स हैं फैमिली, पूरा का पूरा फैमिली का सरबरा। दूसरा स्टेक होल्डर है आपके मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स। तीसरा आपके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर। और चौथे वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं। ये सब मिल के कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, जैसे कि आप टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, आप हर 3 महीने बाद कोई फुटबॉल टूर्नामेंट कराएं, क्रिकेट टूर्नामेंट कराएं, आप अपनी एंगेज करें। स्कूल्स के अंदर आपको, कॉलेजेस के अंदर आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि बच्चों को स्पोर्ट्स गालास की तरफ लेके आया जाए। ये सारी चीजें कम्युनिटी बेस्ड है हेल्थ के ऊपर। और लास्टली फिर आ जाती है जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। तो देखें, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड अस द एडिक्वेट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड अस द मोस्ट चीपेस्ट मेथड्स फॉर द हेल्थ प्रोविजन। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब आप एग्जांपल ले लें, छोटी छोटी जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को अर्ली लाइफ में रिक्वायर है, उसमें मिल्क है और उसमें फ्रूट्स हैं। आप मुझे खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या एक एवरेज इकोनॉमी का पाकिस्तानी
जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए महाना है, क्या वो अपने बच्चे को एडिक्वेटली दूध और फ्रूट फीड कर सकता है? आप मुझे बता दें। नहीं। सो दिस इज द डिलेमा। आपकी तकरीबन 70% आबादी दूध और फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड देन यू क्लेम कि जी डॉक्टर साहब सेहत हमें क्यों नहीं मिलती, और फिर आपका इनडायरेक्टली क्या खर्चा बढ़ेगा? आपके डॉक्टर्स के विजिट बढ़ेंगे, यही पेशेंट जो बीमार हैं ये ज्यादा डॉक्टर्स के पास पैसे खर्चेंगे, अस्पतालों का बोझ बढ़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट अस्पतालों का, ये गवर्नमेंट अस्पताल का भी अगर बोझ बढ़ेगा तो वो बोझ गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। हमारी अगर अगर आवाम बीमार हो रही है, वो गवर्नमेंट अस्पतालों में जाती है, तो इसका मतलब है हमारे चैम्बर्स, हमारा रिसोर्स जाया हो रहा है। हमें यह रिसोर्स जाया होने से पहले बचाना है। उसके बाद अगर पेशेंट के हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, लैब्स करवानी पड़ती हैं, पेशेंट को दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है, यही मरीज जब बीमार होता है तो ये अपनी जॉब पे नहीं जाता। जब ये अपनी जॉब पे नहीं जाएगा तो वहां पे नुकसान होगा। अगर ये कोई इंजीनियर है, ये पुल बना रहा है, 10 दिन वो पुल लेट हो जाएगा। अगर ये कोई बैंकर है, ये 10 दिन ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तो मुल्क पीछे जाएगा। तो हमें हेल्दी नेशंस चाहिए, हमें हेल्दी लोग चाहिए इस मुल्क को हेल्दी चलाने के लिए। इसके लिए बीइंग ए पब्लिक हेल्थ एडवाइजर मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि हर बंदा इंडिविजुअल लेवल को भी अंडरस्टैंड करे, कम्युनिटी लेवल को भी अंडरस्टैंड करे। ये जो आप कर रही हैं ये कम्युनिटी सर्विस है, आई सल्यूट यू, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ये जो आप कर रही हैं, टाइम दे रही हैं, ये कम्युनिटी सर्विस है। और दूसरी बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग, हमारे पॉलिसी मेकिंग को, मेकर्स को सीरियसली अपनी हेल्थ प्रायोरिटीज को ऊपर लाना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ ये है कि जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होती है, आप इसको इंक्रीज करें हेल्थ के ऊपर। ये तकरीबन 1% है हमारे बजट का, इसको बढ़ाया जाए, ये पहली रिक्वेस्ट है। और हर वो हेजर्डस चीज, ये मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है, हर हेजर्डस चीज जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बोतल, सिगरेट, ये वो चीजें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, इनके ऊपर टैक्सेस नहीं। लगाए जाएं और इनको महंगा किया जाए ताकि ये चीजें महंगी हो, हर बंदा इनको कम कंज्यूम करे और जितना टैक्स रेवेन्यू इससे इकट्ठा करें में लगाएं ताकि हेल्थ का बजट इंक्रीज करे। ये तरीका है हेल्थ बजट बढ़ाने का। सही सही, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शायद इंटरनेट का कोई इशू है तो और बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि फ्रूट जो है उस तक रस्सी हासिल नहीं है गरीब इंसान को, और दूध तक। तो फ्रूट तो अब जो है ना क्या कहते हैं आजकल वो किचन गार्डनिंग का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो मैं भी इसको बड़ा प्रमोट करती हूँ किचन गार्डनिंग को, कि घर में फ्रूट के दरख्त लगाए जाएं। अच्छा मैडम, अब आप ये देखिए कि अगर कोई बंदा फ्रूट और दूध लेता है, जी, अगर कोई बंदा दूध और फ्रूट खरीद भी लेता है, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है। एक, आपकी फूड सेफ्टी होनी चाहिए। अब जो बंदा दूध खरीद भी लेता है उसको 2 नंबर दूध मिल रहा है, उसको पाउडर वाला दूध मिल रहा है, उसको वो दूध मिल रहा है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, उसको वो दूध मिल रहा है जिसके अंदर केमिकल डले हुए हैं, वो बजाय फायदा देने के वो उल्टा बच्चे को नुकसान दे रहा है, आपके अंदर कैल्शियम कंटेंट पूरा नहीं होने दे रहा। तीसरी चीज, अगर आप मीट की बात कर लें कि जी मीट आप खाते हैं जी, गोश्त खाते हैं, उस गोश्त के अंदर सबसे पहली बात कि वो जानवर पुराना होता है, वो इतना एजिड होता है कि उसके ग़िज़ायात ही मर गए होते हैं। तीसरी बात यह है कि आजकल एक रिवाज आया हुआ है, वो गोश्त को पानी लगा के उसका वजन बढ़ाते हैं। तो जब आप पानी वाला गोश्त बच्चों को दे रहे हैं, आपने ये सोचा जी हमने मतलब 2 किलो घर में पकाया है और वो सारे का सारा जनाब वो आधा आधा किलो तो पानी निकल आया उसमें से। अब आप मुझे बताएं कि इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, फूड अथॉरिटीज आती हैं, चेकर्स आते हैं, ये लोकल मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, लोकल फूड के चेकर्स जिनकी फूड क्वालिटी चेकिंग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग आएंगे यहाँ पे करने के लिए। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप जो कम्युनिटी में रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिशनिस्ट्स का है, उन्हें गाइड करना पड़ेगा लोगों को कि किस फूड को किस तरह से खाना चाहिए। मैडम, सबसे बड़ा मसला हमारी फूड हैबिट्स का है। अब आप ये देखें कि गोश्त है, हम जब इसको पकाते हैं 3 घंटे हम उसे भूनते रहते हैं, भूनते रहते हैं, भूनते रहते हैं।
आप उसके अंदर मौजूद तमाम प्रोटीन्स को तकरीबन ऑलमोस्ट डेड कर चुके होंगे, और वो बिल्कुल सिर्फ आपको जायका दे देती है, लेकिन आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं देती। अब ये नहीं देखें देती। कितना सीरियस इशू है। हमारे किसी घर वालों को नहीं पता कितना घी डालना है, हमें नहीं पता कौन सा ऑयल अच्छा है, हमें नहीं पता कि फ्रूट ऑयल कौन से हैं, वेजिटेबल ऑयल कौन से हैं, या एनिमल सोर्सेज से लिए हुए जो है फैट्स उनको कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमें गाइड करेगा न्यूट्रिशनिस्ट या हमारा डॉक्टर। और यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी एज ए कम्युनिटी हमारे डॉक्टर्स की भी आ जाती है कि थोड़ा सा टाइम अपने क्लिनिक से बाहर अपने पेशेंट्स को समझाने में दें, कम्युनिटी सर्विस में दें। आप मीडिया हाउसेस में जाएं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाएं, आप यूट्यूब चैनल्स पे जाएं, तो काइंडली पेशेंट्स को गाइड करना भी शुरू करें। तो ये थोड़ा सा जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर्स की, न्यूट्रिशनिस्ट की, हेल्थ प्रोवाइडर्स की या पैरामेडिक्स की भी यहाँ पे बनती है, गवर्नमेंट के साथ साथ। तो ये 2-4 चीजें मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के पॉइंट तवासत से भी कि लोग इसको जरूर फॉलो करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसलिए आप जैसे डॉक्टर माशाल्लाह कम्युनिटी में इतनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने आपकी वो किताब पढ़ी बीमारी से पहले, और वो इसमें इतना सिंपल आपने उर्दू में बताया हुआ है कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब। आम इंसान जो उर्दू पढ़ सकता है, ख़वातीन और हज़रात, उन सब के लिए उसमें बहुत मुफीद मालूमात है। तो सर जी आप ये जो प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी इस अवेयरनेस को फैला रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं सर, इसके लिए आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? लोग तो डॉक्टर से इतने बिजी होते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं? इतनी जगहों पे आप काम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, किताबें भी लिख जी रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी एक किताब, तीसरी किताब आ रही है, जी उसके बारे में मैडम, बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं जिस भी महफिल में जाता हूँ ना, स्पेशली जो डॉक्टर्स की, तो मुझसे ये बहुत ज़्यादा सवाल अक्सर लोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अल्लाह की ज़ात को, कि अल्लाह की ज़ात जब किसी को किसी काम के लिए चुनती है तो अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमा देते हैं और आपका साथ बड़ा बिल्कुल अच्छा दे देते हैं। तो मैं बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था और मुझे ऐसे चीज़ पे ये रहम करना था। दूसरी बात यह है कि मैडम, टाइम टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट। आपने अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करनी होती है तो टाइम मैनेज हो जाता है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली का है, जिसमें कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है। शी ऑलवेज गिव मी द स्पेस, और मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को इस तरह से मैनेज कर रही हैं कि मेरे पे बर्डन बहुत कम है। तो ये एक तो रोल उनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे पे बर्डन थोड़ा सा फैमिली प्रेशर कम है, और मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम अपनी एक्टिविटीज़ को दे पाता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने डॉक्टर्स को हमेशा हर फोरम पे लेक्चर्स में बताता हूँ, और आपके आपके तवसत से भी मैं बताना चाहूँगा। पहली बात यह है, हमारी कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं डॉक्टर्स की। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम क्लिनिक में गुजारने से हमारा मरीज बढ़ेगा, और जब हमारे मरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा और हमारा नाम बहुत बड़ा होगा, और हमारा हाँ जी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, हमारे पैसे बढ़ जाएंगे और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गलत है। आपका नाम बड़ा करने में अल्लाह की जात के बाद, अल्लाह की मेहरबानी के बाद आपकी स्किल्स का हाथ है, आप कितने बिल्कुल स्किलफुल हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका काम बताता है कि आपका नाम बड़ा है कि नहीं, आपके मरीजों की तादाद नहीं बताती, नंबर वन। बिल्कुल ऐसा नंबर टू ये है कि आप जितना स्किलफुल होते जाते हैं, आपके पेशेंट स्क्रूटिनाइज्ड होते जाएंगे, आप इंपॉर्टेंट पेशेंट्स को देखेंगे। आप हर हर इंडिविजुअल पेशेंट को नहीं देखेंगे, उसके लिए जूनियर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। तो जो जो आपकी स्किल बिल्कुल बढ़ेगी, आपका पूल पेशेंट स्क्रूटनाइज होता जाएगा, तो क्या होगा, वो पेशेंट पे ज्यादा करेगा, और जब वो पे ज्यादा करेगा तो आपका रेवेन्यू उधर ही आ जाएगा जहां पे आपने छोड़ा था। आप मेरी बात सुन रही बिल्कुल हैं? ऐसा। आपको जरूरी नहीं कि आप मैं 100 समझ पेशेंट रोजाना देखें, आप 20 पेशेंट नहीं। रोजाना देखें और आप अपना रेवेन्यू बढ़ा दें, आप उनकी फीस बढ़ा बिल्कुल सकते हैं। तो ये पहला तरीका है। मेरे उन तमाम कोलीग्स को मेरा ये मशवरा है, अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो रही है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक दिन में इतने पेशेंट नहीं देख सकते, काइंडली आप अपनी फीस बढ़ा दें और अपना टाइम वही रखें, अपने क्लिनिक की ड्यूरेशन ना बढ़ाएं। ठीक है, अगर आप यस अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो काइंडली रात 12-12 बजे तक क्लिनिक ना करें। ये पहला मेरा मशवरा है। इससे आपकी हेल्थ भी बिल्कुल मुतासर होगी, इससे आपकी साइकोलॉजी भी मुतासर होगी, इससे आपकी फैमिली मुतासर होगी, इससे आपकी इमोशनल मैनेजमेंट मुतासर होगी अपने पेशेंट के साथ, आपकी फैमिली के साथ। इसलिए बिल्कुल अपने ठीक। क्लिनिक का टाइम परफेक्ट रखें, उससे 1 मिनट भी ऊपर ना जाए। ये पहली बात है। बिल्कुल दूसरी बात ये है हम्म, मैडम, जो मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे नहीं पता वो दूसरे डॉक्टर्स के लिए करना आसान है कि नहीं। सैटरडे संडे मैं कोई क्लिनिक नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा सारे दोस्त पूछते हैं कि जी आप अभी अपनी अर्ली फेजेस ऑफ कैरियर में हैं, आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ योर कैरियर में हैं, तो आप सैटरडे संडे कैसे ऑफ कर सकते हैं, आप
मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई कैरियर राइट नाउ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 1000 पेशेंट या 100 पेशेंट पर डे। मेरी एक रूटीन है, आई जस्ट गो फॉर 25 पेशेंट्स अ डे एंड दैट इज मोर देन इनफ। सैटरडे संडे आई गिव 100% टाइम टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली एंड माई बुक राइटिंग। उसमें मैंने 2 से 3 घंटे मुख्तस किए हैं। मैं बैठता हूँ अपनी लाइब्रेरी में, आई हैव अ लाइब्रेरी इन द हाउस। और ये मेरी रिक्वेस्ट अपने तमाम डॉक्टर दोस्तों से है, बल्कि नॉन डॉक्टर्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कि आप अपने कमरे के अंदर, आप अपने घर के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी बनाएं, जहां पे आपके बच्चे आपको पढ़ता देखें, वो आपसे सीखें कि आप खुद इस काम को कर रहे हैं तो उन्हें भी करना है। मैं वहां पे बैठता हूँ, आई रीड बुक्स एंड आई राइट फ्यू थिंग्स, और फिर मैं उसको आगे मैनेज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी एक टीम है पूरी, मैं अपने जूनियर्स के साथ टीम मेकिंग पे बिलीव करता हूँ। आई वेरी बिलीव कि मुझे अपने जूनियर्स को ट्रेन करना है और उनको अपने साथ लेके चलना है। आप मेरी लेके कोई चल। भी किताब पढ़े, आप मेरी कोई भी किताब पढ़े, उसके अंदर मेरे जूनियर्स का कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है और मैंने उनका थैंक्स पे बिल्कुल किया है। जिसने जो जो बिल्कुल। किया है मैंने उसका थैंक्स किया है। ये उसके उसके 3-4 फायदे हैं। एक, इट इज गिविंग देम द कॉन्फिडेंस, बच्चे की हौसला अफजाई होती है। तीसरा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जाने के बाद इस दुनिया में ये चिराग बुझेगा नहीं जी, ये चिराग जलता हाँ जाएगा और इससे आगे के चिराग जलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल जब आप टीम बना लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। मसलन मैं जब बुक लिख लेता हूं तो मैं किसी न किसी स्टूडेंट की जिम्मेदारी लगाता हूं कि आप इसको रिव्यू करें। वो बच्चा पढ़ के मुझे बताता है सर ये लफ्ज गलत था, ये लफ्ज गलत था, इसको ठीक कर लें। फिर उसके बाद हम टीम के नेक्स्ट मेंबर को देते हैं कि जी अब आप इसमें से साइंटिफिक रिव्यू करें। इस तरह से टीम मेकिंग आपके काम को आसान बनाती है। आप इंडिविजुअली कभी भी कोई बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम की जरूरत होती है। सो नहीं। मेक ए कॉम्पिटेंट टीम, बिल्कुल ट्रिकल डाउन योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज शेयर करें, और शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। तो ये मेरी बेटी ने मुझे यस सिखाया है, शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। तो जब आप यस किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपकी चीजें भी बढ़ती हैं। तो दो मशवरे मैं तमाम डॉक्टर्स को देता हूँ। एक, बहुत ज्यादा टाइम क्लिनिक को मत दें, अपना टाइम फिक्स यस करें। अगर आपके मरीज उस टाइम से बाहर जा रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि नहीं जी आप अगले दिन आए, कल आए, परसों आए। ये चीजें यस आप ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं। इमरजेंसी एक्सेप्शन है, इमरजेंसी आपको देखनी पड़ती है, वो हम भी देखते हैं, सब देखते हैं। और दूसरा, ऑलवेज गिव टाइम टू योर फैमिली, ऑलवेज, इट विल गिव यू मेंटल हेल्थ। आपके बच्चे यस इमोशनली आपसे अटैच होते हैं। मैं हमेशा सवाल करता हूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग, अपने टीचर, अपने प्रोफेसर, अपने सीनियर फेलोज देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा तालीम दी, और वो यूएसए यूके में चले गए, और वो अपने वालदैन को बड़ा रेगुलरली पैसे भेजते हैं, बड़े रेगुलर भेजते हैं, लेकिन वो हाँ मिलने जी नहीं आते 5-5 साल। अबू बीमार भी रहे तो वो नहीं आते, अम्मी बीमार भी रहे तो वो नहीं आते। ठीक है, आप उसको जो मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी जस्टिफाई करें, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। आप अपने बच्चे पे अगर इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगी। आपने उस पर नहीं फाइनेंशियल आए इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगी। सो ऑलवेज गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, उनके साथ बैठें, खेलें, और ये आपको मेंटली हेल्थ भी प्रोवाइड करेगी। आई एम टेलिंग यू दिस। और लास्टली मैडम, बिल्कुल मेरा ख्याल ये है कि हम जिस चीज़ में लैक करते हैं, तमाम डॉक्टर दोस्त, मैं तमाम डॉक्टर कोलीग्स दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि मेडिकल की किताबें तो ज़रूर पढ़ें, अपनी गाइडलाइंस, नई लेटेस्ट रिसर्च पे ज़रूर नज़र रखें, यही चीज़ आपको मुमताज़ करेगी दूसरों से। लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ डू रीड अदर बुक्स। आप कोई ना यस कोई किताब अच्छी पढ़ें, आप अपने इंटरेस्ट की कोई किताब पढ़ें, इससे आपका नॉलेज और इससे आपकी मेंटल ग्रोथ, माशाल्लाह डॉक्टर्स की मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल है। लेकिन अगर बिल्कुल हम इसको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे तो ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप भी होगा और क्रिएटिविटी डेवलप होती जाएगी। और आखिर पे मैं ये कहूंगा कि अपनी टीम बनाएं, आप अपनी टीम फेलोज को ट्रेन करें, टीच करें, आपका काम आसान हो जाएगा, और वो आपके लिए बड़े यूजफुल और बेनिफिट हो जाएंगे वो जूनियर्स। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके जाने के बाद भी इस दुनिया से वो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। दैट इज हाउ बेसिकली आई डू इट एंड आई प्रैक्टिस इट। और एक आखिरी मशवरा मैडम जो मैं घर पे करता हूँ और मैं तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी को देना चाहूंगा, जब आप घर जी चले जाएं, जब आप अपने घर चले जाएंगे अपना क्लिनिक करके, काइंडली हाँ अपना जी फोन स्विच ऑफ कर दें, आप अपने फोन को अटेंड ना करें, अनलेस और अनटिल के वो फोन कॉल आपको हॉस्पिटल के नंबर से आ रही है जहां से आपको हाँ इमरजेंसी आ सकती है, बस। बिल्कुल ठीक है, प्लीज आप अपना बिल्कुल फोन स्विच बिल्कुल ऑफ सही। करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दें, अपनी हेल्थ को टाइम दें। अपना फोन सिर्फ और सिर्फ जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे यूज करें, एंड बी प्रोएक्टिव।
हमेशा प्रोएक्टिव होने की कोशिश करें, लोगों के लिए मुफीद होने की कोशिश करें। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मैडम मैं यहाँ पे कोट करूंगा, मेरे एक टीचर हैं नोमान गिलानी साहब, प्रोफेसर नोमान गिलानी साहब, ही इज ए फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेयो अस्पताल में भी रहे, यूएसए में भी रहे, आजकल नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं। तो मुझे उनका एक फिक्रा याद है, उन्होंने कहा बेटा याद रखना, जिस कुएं से लोग पानी भरते हैं वो कुआं चलता रहता है, वहां पे पानी आता रहता है, जमीन से नीचे से पानी निकलता रहता है, लेकिन जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ देते हैं वो कुआं वीरान हो जाता है, बंजर हो जाता है, वहां पे झाड़ियां उग जाती हैं। उन्होंने कहा बेटा यही इंसान की मिसाल है, अगर तुम किसी को सिखाते रहोगे, कुछ सीखते रहोगे, किसी बच्चे को सिखाओगे, अल्लाह ताला तुम पे मेहरबानी करेगा और तुम्हें भी स्किल से नवाजता रहेगा। लेकिन बेटा अगर तुम अपना इल्म अपने पास रोकी रखोगे जितना तुम्हें मिल गया, तो यकीन मानो किसी और का नुकसान हो या ना हो, तुम्हारा नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू टीच योर जूनियर्स, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपने कोलीग्स को। सर ये बहुत बहुत कीमती मशवरा है जो आपने दिया है, और टीम मैनेजमेंट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम डॉक्टर्स अक्सर इस चीज़ को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक टीम को लेके चलना, जैसे कि हम भी टर्शरी केयर में काम कर रहे हैं तो एज अ टीम काम करते हैं। तो अब आप ये देखें, जब एक क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसको जब तक टीम ऑफ डॉक्टर्स ना हो, जूनियर सीनियर नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ सारा अमला इकट्ठे होकर काम ना करे, तो एक पेशेंट की लाइफ सेव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये टीम वर्क की ही इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से हम मरीजों की जान बचा सकते हैं, और इसी टीम वर्क से हम अपनी भी बिल्कुल अपनी भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, डॉक्टर्स के लिए ये बहुत कीमती मशवरा है, ये जिसे कहते हैं ना वो गोल्डन वर्ड्स हैं ये उनके लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बात की, और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अब सर आप माशाल्लाह 2 किताबें आपने लिख ली, फ्यूचर में अब आपकी तीसरी किताब आ रही है। आप ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप किस तरह से अपनी टीम मैनेजमेंट के ज़रिए इन चीज़ों को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और आप कहाँ अपने आप को अगले 10 साल में देखते हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आपका मुकाबला हमेशा अपने साथ होता है, यानी आप सिर्फ अपने से मुकाबला करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते। और ये सबसे बड़ी असेसमेंट यही है कि आपने पिछले साल में क्या किया था और आप अगले साल में क्या करना चाहते हैं और आपका विजन क्या है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उस पर। जी बिल्कुल मैडम, एक तो ये कि जो बुक राइटिंग है मेरी, बेसिकली वो मेरा पैशन भी है, और वो मेरे ख्याल में मेरा इंशाल्लाह शायद नजरिया निजात भी बन जाए, जरिया निजात बन जाए क़यामत वाले दिन। क्योंकि हमारे पास इबादत का तो इतना टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, तो शायद हमारा ये सदका जारिया खुदा की ज़ात हमारे लिए बजरिया निजात बन जाए। आमीन जी बिल्कुल। तो मैं ये सोच के ये काम करता हूँ। और दूसरा मेरी सोच ये होती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरी जितनी भी बुक्स मैंने अभी तक लिखी हैं मैडम, वो पीडीएफ में अवेलेबल है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जिस किसी को वो किताब चाहिए वो पीडीएफ में फ्री अवेलेबल है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आई नेवर वांटेड टू अर्न फ्रॉम दिस बुक्स, मुझे उससे रेवेन्यू नहीं चाहिए, लेकिन वो किताब दुनिया में जहां जहां पहुंचेगी वो मेरे लिए बाइसे सवाब और बाइसे फख्र होगा। तो आपके चैनल के तवज्जो से जिसको वो किताब चाहिए वो आपको टैग कर दे, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, क्योंकि वो फेसबुक पे तो अपलोड नहीं होती, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप टैग कर सकता हूँ। तो जो जिसको भी चाहिए होगी वो आप पीडीएफ भेज सकते हैं। नंबर 2, अभी हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो डायबिटिक फुट के ऊपर मेरी अगली किताब आ रही है, जिसमें हम 100 मशवरे यानी 100 मुफीद मशवरे के नाम से वो किताब है कि अगर आप वो 100 छोटे छोटे काम कर लेंगे तो डायबिटिक पेशेंट की लिम्ब एम्पुटेशन 50% सेव हो जाएगी। डॉक्टर जैनब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 75,000 सालाना लोगों की टांग कटती है शुगर की वजह से, एंड दैट इज वेरी मैसिव। आप खुद सोचें कि अगर 75,000 लोग माजूर हो रहे हैं, इसका मतलब है 75,000 फैमिलीज तकलीफ में है। बिल्कुल। और आप ये सेव कर सकते हैं, आप ये चीजें बचा सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करने से। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे एक दुख के साथ ये बात करना चाहूंगा, और ये बात मैं बड़े दुख से कर रहा हूँ। मैंने अपने मोस्टली सीनियर्स को इस तरफ तवज्जो देते नहीं देखा। उर्दू में कोई किताब पॉसिबल नहीं है, आप मेडिकल की किताबें उठा के देख लें पाकिस्तान में, हमारे असातिज़ा इकराम हमारे सीनियर्स ने कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। और यही वजह है कि हमारे हुक्मा, हमारे हकीम, हमारे होम्योपैथ की किताबें मशहूर हो गई हैं, क्योंकि वो लोग लिखते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं। तो ये खला बहुत बड़ा खला था। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की, मैंने किताब लिखी, किताब कामयाब हो गई, उसके बाद मैंने दूसरी लिखी, वो बहुत कामयाब हो गई। तो मैं इंशाल्लाह अब ये तीसरी की तरफ रवा दवा हूँ।
अच्छा, अब मेरे जो मैडम मेन फोकसेस हैं वो 3 है इस टाइम। एक तो ये कि लिटरेचर पे काम करना, जिसमें कि मेडिकल लिटरेचर है, मेडिकल की किताबें लिखना, ताकि लोग छोटी छोटी बीमारियों को अंडरस्टैंड कर सकें। पाइपलाइन के बिल्कुल अंदर मेरी एक किताब जो है वो इंशाल्लाह मार्च में आ रही है, जो डायबिटिक फुट पे है। उसके बाद मैंने पीएमडीसी का जो एग्जाम होता है, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स देते हैं, चूंकि मैं खुद एक फॉरेन ग्रेजुएट हूँ और मेरे बहुत सारे कोलीग्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर एक किताब लिखने लगा हूँ, जो कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स में वो भी मार्केट में आ जाएगी। तो ये एक सही। मेरी स्टूडेंट्स के लिए सर्विस होगी। तीसरी जो बुक मैडम मैं इस टाइम लिखने की, जो अभी मैंने लिखनी शुरू नहीं की लेकिन वो पाइपलाइन में मेरा प्लान है, दैट विल बी फॉर ऑस्की एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, और वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनएलई का एग्जाम और जो पीएमडीसी का एग्जाम फॉरेन ग्रेजुएट्स आके पाकिस्तान में देते हैं। और चूंकि अब एनएलई लोकल ग्रेजुएट्स के लिए भी हो गया, तो वो उससे फायदा उठा सकेंगे। तो मेरी ये 2 अभी तक तो बुक्स पाइपलाइन में है जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा मैडम, चूंकि मैं कॉलमिस्ट हूँ, मैं उर्दू पॉइंट के लिए भी कॉलम लिखता रहा हूँ, उसके अलावा नेशनल न्यूज़ पाकिस्तान के लिए भी कॉलम लिखता हूँ। तो कॉलम्स की एक मेरी किताब है जो स्याह झूठ के नाम से, इंशाल्लाह अगले साल कासिम अली शाह फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के साथ इंशाल्लाह मैं वो लिखने जा रहा हूँ। तो अभी तक के जो मेरे मैडम मेन गोल हैं, वो एक तो डायबिटिक सेंटर्स को प्रमोट करना है अपने एरियाज में, दूसरा जूनियर्स को ट्रेन करना है, और तीसरा लिटरेचर के ऊपर किताबें लिखना और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देना है। दैट इज व्हाट एटलीस्ट आई कैन डू ऑन माई इंडिविजुअल लेवल। उसके अलावा जो मेरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इंशाल्लाह मैं उनको भी पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपका विजन बहुत अच्छा है। और एज अ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस चीज़ को, जिस चीज़ को हम रोक सकते हैं, डायबिटिक फुट को या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन को, तो उसके लिए हम जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें वो बहुत बेहतर है। और सर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे पास हर जो दूसरी पेशेंट आ रही है इनफर्टिलिटी की, या हमल के साथ, जो प्रेगनेंसी के साथ आ रही है, या गायनी के किसी इशू के साथ आ रही है, मैं हर पेशेंट का पूछती हूँ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। आप यकीन करें, 90% खवातीन की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। जी, यानी कि हर घर सही पे कह ये रही। बीमारी घुस चुकी है। और अगर हमने अभी भी अगर हमने अवेयरनेस क्रिएट ना की, तो ये डिजास्टर होगा फ्यूचर में। आप बिल्कुल क्योंकि सही मैं कह ये देख मुझे। रही हूँ कि इसकी वजह से पीसीओज, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। खवातीन की जिनकी राइट, फैमिली में शुगर है, वो खवातीन राइट। मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, और बहुत ज़्यादा, और फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इनके साथ यस, मेरे पास आ रही हैं। इसलिए मेरा भी ये फोकस है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे बहुत बात करती हूँ और बिल्कुल सही बहुत कह रही ज़्यादा है। इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि ये नीड खवातीन को ऑफ दी, चाहिए कि वो बहुत नीड ऑफ द नीड ऑफ टाइम द है। आवर है जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये मैडम, बहुत मुझे आपकी ज़रूरी है। बात से एक मशहूर वाकया याद आ गया। आपकी बात से मुझे मशहूर जी, वाकया याद आ गया कि हम एक जी, जी। कॉन्फ्रेंस में थे, पेशावर में डायबिटीज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और प्रोफेसर एएच आमिर, हयाताबाद जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वो उसके एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। प्रोफेसर एएच आमिर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है डायबिटीज में, जितना उनका काम है। प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ्ता है माशाल्लाह। तो मुझे याद है कि हम लोग हॉल में बैठे थे सारे डॉक्टर्स, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन पाकिस्तान। तो हम जैसे बहुत सारे नौजवानों ने हाथ खड़ा किया, किसी ने कहा 15%, किसी ने कहा 17%, मैंने भी कहा सर 17%, चूंकि किताबों में यही लिखा हुआ है। ये तो पड़ा हुआ उन्होंने है, कहा हाँ जी। ओके, हाँ जी, हमने किताबों में यही पढ़ा। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब सारे हाथ नीचे करके मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप में से वो लोग हाथ ऊपर करें जिनके घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज है या हमसाया शुगर का मरीज है। हाँ आप जी। यकीन करें, हम हॉल में 200-250 डॉक्टर बैठे थे, हम सब ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। उन्होंने कहा दिस इज द प्रेवलेंस, ओए होए एवरीवन होए। इज डायबिटिक नाउ। यस, तो दिस इज द मतलब मुझे प्रॉब्लम। आपकी बात से वो बात याद आ गई कि यू आर राइट कि एवरीवन अबव 40 इज डायबिटिक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। याद रखिए। यस, यस, बिल्कुल ठीक सर। और इसके लिए हमें ही ये लोगों को समझाना है कि किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, और लोग करते हैं। बहुत से मेरे जानने वाले ऐसे हैं, स्पेशली इंडिया से मेरे 1-2 सीनियर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लाइफस्टाइल से इसकी प्रिवेंशन की है। जी और बिल्कुल। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने एक प्रोफेसर हैं हमारे, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने अपनी शुगर डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल की। जी, तो ये इसमें इसमें कंटेबल इसमें है। बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आ गए हुए हैं, जैसे कीटो बिल्कुल। डाइट्स हैं, उसके अलावा लो कार्ब डाइट है, बल्कि एब्सेंट लो कार्ब डाइट है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जी जी, बिल्कुल, आपको जीआई इंडेक्स देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो ये सारी चीज, अच्छा इसमें मैं एक चीज यहाँ पे अर्ज करता चलूँ एज ए डायबिटिशियन,
कि ये इंडिविजुअली हर पेशेंट के लिए अलग होगा। ये आप हाँ, सारे के सारे रूल किसी एक पेशेंट पे फॉलो नहीं कर सकते। तो फॉलो नहीं ये कर सकते। इंडिविजुअली आपको पेशेंट की एज देखनी है, पेशेंट का वेट देखना है, पेशेंट की हाइट देखनी है, पेशेंट की डायबिटीज की टाइप देखनी है, लेवल्स देखने हैं, और फिर डिसाइड करना है सब कुछ। और उसका खास तौर पे मेंटल लेवल कि वो कितना कंट्रोल कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे जब हमारे सामने कोई मीठी चीज़ आ जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मेंटली वो ज़ाहिर है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। और जी बिल्कुल, एक्सरसाइज के लिए भी सर मेंटली खुद को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। हमें एग्जैक्टली ये कहना एग्जैक्टली। तो बहुत आसान है कि एक्सरसाइज करें, लेकिन उसको करना, उसके लिए इरादा करना और उसको पाया तकमील तक पहुंचाना ये बहुत मुश्किल है। बस खवातीन ये खास सारी तौर चीजें पे। एक ये सारी चीजें एक प्रैक्टिस मांगती हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। वो आपने सुना हो ना कि इरादे जिनके बुलंद हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। घबराया तो नहीं आप अपने करते। पेशेंट्स को मोटिवेट जरूर करें। और यहाँ पे जी, सबसे बड़ा रोल जो है ना वो फिजिशियन का है, ट्रीटिंग फिजिशियन बिल्कुल का, कि वो पेशेंट को गाइड कैसे करते हैं। नॉर्मली हम अपने पेशेंट को टाइम नहीं देते, तो काइंडली अपने पेशेंट की काउंसलिंग ठीक करें, पेशेंट को सही तरीके से मोटिवेट करें, तो इंशाल्लाह हो जाती है। मोटिवेट। कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। हमारा जो है बहुत-बहुत कीमती आपने मशवरे दिए ऑडियंस थैंक को, यू। डॉक्टर्स को स्पेशली। आखिर में आप मेरी आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए जिससे उनकी सेहत ठीक रहे? सबसे पहली बात तो ये है कि कम खाएं। जब भूख थोड़ी सी अच्छा, कम हो तो उसे छोड़ दें। दूसरी बात, ठीक। अच्छी चीजें खाएं जो घर के अंदर बनती हैं। जैसे मैं आपको सादा नुस्खा बताता हूँ, घर के बाहर की चीजें छोड़ दें। आसान तरीन चीज जी, जो घर में बना बस उसे खाएं। तीसरी बात, सही। अपने घर में बहुत ज्यादा मीठी चीजों की परहेज करें। जो मीठी चीजें हैं ना, जिनमें चीनी शक्कर बहुत डलती है, हाँ जी, उसकी हाँ जी। परहेज करें। और चौथी बात यह है कि अपने घर में अपने काम खुद करने की आदत डालें। ये काम वालियों से करवाना, वॉशिंग मशीनों से कपड़े धुलवाना, मोबाइल लेके बैठे रहना, टीवी के आगे बैठे रहना, ये वो चीजें हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल को मुतासर किया है। इसलिए अपने हाँ, काम खुद करें, कम से कम खाएं, और आखिरी इंडिकेटर याद रखें कि वजन ना बढ़ने दें। आपका हाँ। वजन कितना होना चाहिए, मैं अभी बता देता हूं। आप अपनी अच्छा, हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें कि आपकी सेंटीमीटर्स में कितनी हाइट है। हर बंदा उसमें अच्छा, से 100 माइनस कर दे। मसलन अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, आप उसमें से जी। 100 माइनस कर दें, आपका 70 केजी वेट होना चाहिए। अगर आपकी अच्छा, हाइट 180 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर दें, आपका वेट 80 होना चाहिए। आज अच्छा, हर ये तो बंदा बड़ा अपना आसान है फिर। मुहासबा करे। जी ये बिल्कुल तो बड़ा आसान है जी। आसान है घर फिर। वालों के लिए बताएं, जो आप कह रही थी ना हाँ, कि घर के पेशेंट्स के लिए, तो ये आम दो लोगों के काम लिए। कर लें जी। हाँ, और जो लोग मुझे आगे ये कहते हैं ना जी, हम घर से बाहर नहीं जा सकती खवातीन, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे वॉक आप अपनी छत पे भी कर सकती हैं। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। सर आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बहुत कीमती मशवरे दिए। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी आप किसी दिन हमें टाइम दें, इस डिस्कशन को हम मज़ीद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि आपका कीमती टाइम हमारे नाज़रीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वादे के साथ कि आप हमें आइंदा भी टाइम देंगे, आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।